चलो ध्यान दो, फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया हमने, राइट। फाइनल अकाउंट के कौन कौन से एडजस्टमेंट्स पढ़े? पहला हमने पढ़ा गुड्स आर यूज फॉर पर्पस अदर देन सेल, या तो गुड्स रखे या फिर अदर पर्पस के लिए यूज किए। तो मैंने आपको क्या बोला था, कौन से अकाउंट को क्रेडिट होता है? परचेस को। और डेबिट किसे होगा? अगर उसे लॉस बाय फायर हो तो लॉस बाय फायर को डेबिट होगा, या फिर क्या हो सकता है, ड्रॉइंग को डेबिट हो सकता है, या फिर फ्री सैंपल मतलब एडवर्टाइजमेंट को डेबिट हो सकता है, और क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट हो सकता है, गुड्स इन ट्रांजिट को डेबिट हो सकता है, डोनेशन को डेबिट हो सकता है, या फिर एसेट को डेबिट हो सकता है। अगर आपने आपकी गुड्स एसेट बनाने के लिए यूज किए तो, मतलब आपका हार्डवेयर का शॉप पे सीमेंट सप्लाई कर रहे हो, आप खुद की बिल्डिंग बना रहे हो, तो सीमेंट बाहर से परचेस करोगे, अपने स्टॉक में से इशू कर दोगे, हम अपने लिए ले लेंगे, वहां से दे देंगे। तो सीमेंट परचेस किया तब क्या हो गया? परचेस को डेबिट मिला। अभी सीमेंट जब एसेट के लिए यूज करे तो एसेट को डेबिट देंगे क्योंकि एसेट बढ़ रही है उसकी वजह से, और सीमेंट को सॉरी परचेस को क्या मिलेगा? क्रेडिट। लेकिन ये अगर आपने एंट्री नहीं की तो आपको क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट दिखानी पड़ती है, दो इफेक्ट्स दिखाना पड़ता है। तो दो इफेक्ट्स कैसे दिखाने? दो इफेक्ट्स कैसे दिखाने? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, उससे क्या होगा? परचेस से माइनस, मतलब परचेस को क्रेडिट हो जाएगा इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे लिखो। और दूसरा इफेक्ट जो है, जैसे कि लॉस बाय फायर है, बाद में वहां पे क्या है? लॉस बाय फायर एडवर्टाइजमेंट है, बाद में डोनेशन है, वो कहां पे जाएगा? पी&एल अकाउंट के डेबिट साइड पे। और क्लोजिंग स्टॉक को गुड्स इन ट्रांजिट हो तो वो एसेट साइड पे चला जाएगा, तो दूसरे इफेक्ट्स वहां पे आ जाएंगे। हमने कल पढ़ा था। उसके बाद में कौन से पढ़े थे हमने? हाँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होती है? अगर आपने अलग से रिकॉर्ड किया तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं किया तो आपने एक्सपेंसेस किस में इंक्लूड किए होंगे? नॉर्मल एक्सपेंसेस में, तो उससे निकालना पड़ेगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, क्या एक्सपेंसेस से माइनस, ओके, और प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट में दिखाओ। बाद में आगे क्या था? एडवांस इनकम। एडवांस इनकम की एंट्री क्या आती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम अकाउंट, बराबर। अगर आपने ये अलग से एंट्री पास नहीं की तो उसे इनकम में इंक्लूड कर दिया होगा, तो इनकम से लेस। और दूसरा लायबिलिटी में दिखाना है। उसके बाद में आगे क्या पढ़ा था हमने? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या? करंट ईयर के। मैंने आपको बोला था आपका जो पी&एल अकाउंट बनता है वो 3 रूल्स पे बनता है। पहला पीरियडिसिटी, दूसरा मैचिंग, तीसरा एक्चुअल। लाइफ टाइम याद रहना चाहिए ये 3 रूल्स कौन से है। आपका पी&एल अकाउंट किस पे बनता है? बोलो। पीरियडिसिटी, दूसरा मैचिंग, तीसरा एक्चुअल। पीरियडिसिटी क्या बोलता है? सबसे पहले पीरियड डिसाइड कर लो, कितने पीरियड का आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। और मैचिंग बोलता है उसी पीरियड के एक्सपेंसेस उसी पीरियड के इनकम के साथ आपको मैच करना है, तब जाके आपको प्रॉफिट या लॉस दिखाई देगा। वो प्रॉफिट और लॉस सही या जेन्युइन कहा जा सकता है। क्लियर? उसके बाद में हमने पढ़ा एक्चुअल। इस साल अगर खर्चे किए लेकिन पे नहीं किए तो उसे रिकॉर्ड करना है क्या? यस, रिकॉर्ड एक्सपेंसेस व्हेन इट इज incurred and record income when it is earned. Okay, ये बेसिस में हम एक्सपेंसेस और इनकम दिखाते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या करते हैं? हम एक्सपेंसेस में इंक्लूड करते हैं और ये लायबिलिटी साइड पे दिखाते हैं। और इसकी सही एंट्री की जाए, टाइम पे एंट्री की जाए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, तो एडजस्टमेंट में नहीं आएगा। एंट्री करना चाहते हो तो एंट्री क्या करोगे? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, उससे क्या हो गया? एक्सपेंसेस में इंक्लूड हो गया। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये दोनों कहां पे दिखाई देंगे? देखो देखो, सोचो आप थोड़ा सा ये बता देना पहले। अगर रेंट जो है वो 15,000, 15,000 रेंट है, अभी तक जो पे किया है, पेड की एंट्री तो की होगी उन्होंने, पेड की एंट्री तो की होगी। एंट्री क्या की होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री की होगी। मतलब ट्रायल बैलेंस में ये कितने दिन का रेंट है? 6 महीने का है। और बाकी रेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग है। मान के चलो बाकी रेंट आउटस्टैंडिंग है। तो हो क्या गया होगा कि आपके रेंट अकाउंट में कितना दिखेगा? रेंट अकाउंट में कितना दिखेगा? 15,000। कितना दिखेगा? 15,000। डेबिट कितना दिखेगा? 15,000। आप बाद में क्या करोगे? 6 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है, ऐसा बोला गया, 6 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है। तो आप क्या करते हो? ये 15,000 पी&एल अकाउंट में डेबिट साइड पे 15,000 लिखोगे और एडिशनली क्या करोगे? 15,000 ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है। और ये जो ऐड किए 15,000 आउटस्टैंडिंग रेट, वो कहां पे दिखाओगे? लायबिलिटी साइड पे। बट इसकी अगर एंट्री की होती तो क्या होता? रेंट अकाउंट को एडिशनली 15,000 का डेबिट मिलता, मतलब आपका रेंट कितना हो जाता? 30,000 टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। तो ये क्या आ जाता? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट में आ जाता। तो कितना आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट में? वहां पे दिखाई देता 15,000। ये 15,000 हम कहां पे दिखाते हैं? लायबिलिटी साइड पे। ये क्रेडिट साइड पे आना चाहिए 15,000। समझ आ गया? अगर वो सभी जो कल मैंने इफेक्ट्स बताए थे एक बार देख लेना, एक बार देख लो पूरे जितने इफेक्ट्स है, एक बार आप रीड कर लेना, उसके बाद में हम आगे का स्टार्ट कर देंगे। राइट?
हेलो, क्या हुआ? पढ़ लिया? तो क्या हो जाता है कि आपने अगर एंट्री की हो तो एंट्री की तो अकाउंट्स बन जाएंगे उसके, और अकाउंट्स का बैलेंस कहां पे आएगा? ट्रायल बैलेंस में आएगा। अगर ट्रायल बैलेंस में अकाउंट का बैलेंस आ गया तो आपको अलग से कुछ इफेक्ट देने की जरूरत नहीं, जो बैलेंस दिख रहा है, जो अकाउंट दिख रहा है, उसको एक एक इफेक्ट देते जाओ। लेकिन अगर आपको अपने उसे एडजस्ट नहीं किया हो तो ना तो एक्सपेंसेस में लिखा गया ना आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी करके अकाउंट बन चुका है, तो आपको दोनों भी क्रिएट करना पड़ेगा, दोनों के इफेक्ट्स देने पड़ेंगे। क्लियर? उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था उसके बाद में? प्रीपेड हो गया, सॉरी, आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्रूड इनकम। मतलब एक्रूड इनकम की एंट्री क्या है? इस साल का इनकम इस साल के इनकम में आना चाहिए, तो इनकम को क्रेडिट मिलना चाहिए, तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, बराबर, ये एंट्री आनी चाहिए। बट अगर आपने ये एंट्री नहीं की, अगर ये एंट्री की होती तो क्या होता? की होती तो क्या होता? इनकम में ऑलरेडी ऐड हो जाता और एक्रूड इनकम नाम का एक अकाउंट ट्रायल बैलेंस में दिखता। तो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो उसे हम कहां पे दिखाते? एक ही इफेक्ट देते ना, एसेट साइड पे, और ऑलरेडी इनकम में इंक्लूड है, इनकम को कहां पे लिखते? क्रेडिट साइड पे, पी&एल अकाउंट में, तो बाकी कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं। बट अभी क्या करना पड़ेगा? अगर आपने एडजस्टमेंट नहीं किया तो इनकम में क्या करना पड़ेगा? ऐड, और उसे कहां पे दिखाना पड़ेगा? एसेट साइड पे। करेक्ट है? उसके बाद में आगे नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन टू एसेट। डेप्रिसिएशन कहां पे जाता है? पी&एल अकाउंट में, और एसेट से वो क्या हो गया? माइनस हो गया, एंट्री की तो, और एंट्री नहीं की तो वही करेंगे, पी&एल अकाउंट पे डेप्रिसिएशन दिखाएंगे डेबिट साइड पे, और एसेट से माइनस कर देंगे। और कुछ लिखा है? बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पीडीडी, बराबर, या आरडीडी जिसे आप बुलाते थे, मतलब इनकेस आप आरडीडी नाम से उसे जानते हो तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मैंने क्या बोला था? पॉकेट का याद है? पॉकेट का याद है? हम कहां से पैसे निकालते हैं? एटीएम से। कहां पे रखते हैं? पॉकेट में। खर्च कहां से होता है? पॉकेट से। खर्च कहां से होता है? पॉकेट से। ठीक है, आपको कम पैसे पड़े, मतलब जो पॉकेट में पैसे निकाले वो कम पड़ रहे, तो क्या? फिर से एटीएम में चले जाओ। क्लियर? अभी आपने जो खर्च किया वो खर्च कहां से माइनस हुआ? खर्च कहां से माइनस हुआ? पॉकेट, मतलब प्रोविजन से, बराबर। तो हमने कल क्या किया था? जितना भी बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, ये खर्च है इंश्योर्ड आपका, ये इंश्योर्ड आपका लॉस है, जिसके लिए ऑलरेडी आपने प्रोविजन बना के रखी है। ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन दिख रही है वो कौन सी है? ओल्ड, जो क्रिएट करके रखी है। ये जो लॉस होने वाला बैड डेट्स का, उसके लिए क्रिएट करके रखी है। तो हम क्या करते हैं? बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी किसके लिए? अगले साल के लिए। माइनस क्या करते हैं? ओल्ड आरडीडी। मतलब ओल्ड आरडीडी माइनस करने का पर्पस क्या है? कि ये जो बैड डेट्स इस साल हुए हैं, ये जो प्रोविजन या न्यू बैड डेट्स हुए हैं, वो बैड डेट्स के लिए ऑलरेडी प्रोविजन बनी है, और प्रोविजन से वो एडजस्ट होना चाहिए, और अगर एक्स्ट्रा लगता है तो पी&एल अकाउंट के डेबिट साइड पे आना चाहिए। तो हम नेट कैलकुलेशन करते हैं, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, और जो एक्स्ट्रा लग रहा है, एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ रही है, वो वहीं पे जाएगी। मतलब न्यू आरडीडी भी क्यों इंक्लूड करना है? मैंने क्या बोला? बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, तो न्यू आरडीडी भी क्यों इंक्लूड करना है? मतलब पॉकेट का एग्जांपल ले लो। कल मैंने जाते जाते आई थिंक बोला था आपको गोवा जाना है। गोवा कितना? 10,000 का खर्च लगेगा, तो हमने 10,000 निकाल दिए, 10,000 निकाल लिए, तो 10,000 में से 8,000 खर्च हो गए। अभी आपको पता है आप आगे जहां पे जाने वाले हो, गोवा से आगे, वहां पे आपको 5,000 की जरूरत पड़ने वाली है। 5,000 टोटल लेंगे, 5,000 मैक्सिमम लेंगे, तो आप क्या करोगे? ठीक है, 8,000 खर्च हुए, 8,000 खर्च हुए, और कितने की जरूरत है? न्यू प्रोविजन आगे लगने वाली 5,000, 8,000 प्लस 5,000 माइनस 10,000, और जो प्रोविजन बनाई थी, आप कितना निकलोगे एटीएम से? 3,000। तो वही तो बोल रहे हैं ना, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए, प्लस न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी मतलब क्या? आगे साल के लिए जो प्रोविजन बनानी पड़ेगी वो सभी ऐड कर दो, उसमें से ओल्ड प्रोविजन माइनस करो, तो इतना पैसा आपको एटीएम से निकालना पड़ेगा या पी&एल अकाउंट से निकालना पड़ेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? डन। अभी आपको ये चीजें एडजस्टमेंट में दी हो, मतलब दो चीजें एडजस्टमेंट में मिलती है। पहला ये जो न्यू बैड डेट्स है, न्यू बैड डेट्स इज नथिंग बट इसे रिकॉर्ड करना भूल गए थे, रिकॉर्ड करना भूल गए थे लोग। रिकॉर्ड होना चाहिए था, रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसे बोलते हैं न्यू बैड डेट्स। मतलब अगर आपने उससे पहले एंट्री पास कर दी, मतलब मान लो ऊपर ट्रायल बैलेंस में दिया बैड डेट्स 5,000 और नीचे दिया है कि एडिशनल बैड डेट्स टू बी प्रोवाइडेड, ये 10,000 है। अगर आपने प्रॉपर्ली एंट्री की होती तो बैड डेट्स कितने आते? 15,000। ऑलरेडी एंट्री पास की होती तो बैड डेट्स कितने आते? 15,000। बट जो कि आपने एंट्री पास नहीं की, इस वजह से क्या दिख रहा है? 10,000 की एंट्री पास नहीं किया, इस वजह से आपके पहले बैड डेट्स कितने दिख रहे हैं? 5,000, और नीचे बैड डेट्स कितने दिख रहे हैं? नीचे 10,000। तो ये दोनों मिला के टोटल कितने? 15,000। क्या इन दोनों के लिए हमने प्रोविजन बनाई थी? यस, बराबर। वो ओल्ड प्रोविजन वहां पे ट्रायल बैलेंस में जो दिखती है, ट्रायल बैलेंस में, इसका मतलब कि इसकी एंट्री हो चुकी है, ये बन चुकी है,
बराबर। और ये माइनस करके आपको क्या मिलेगा कि एडिशनल कितना पीएनएल अकाउंट से आपको विड्रॉ करना है। आया समझ में, आया ध्यान में, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना, प्रोविजन के नीचे मैंने प्रोविजन की एंट्री क्या बताई थी, बोलो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और आगे जब बैड डेट्स होंगे तब मतलब क्या हो मतलब बेसिकली क्या हो गया, प्रोविजन कहां से एडजस्ट की, बैड डेट्स कहां से एडजस्ट किए, प्रोविजन से, बराबर, प्रोविजन से एडजस्ट किए हैं, क्लियर। मतलब इन शॉर्ट प्रोविजन से माइनस किए, प्रोविजन से एडजस्ट किए। अभी यहां पे देखना, यहां पे क्या फॉर्मेट आता है पीएनएल अकाउंट में, इसका कलम ने लिखा था, तो बोलो बैड डेट्स, ये कुछ तो भी अमाउंट आ जाएगी, करेक्ट है। अभी बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में होंगे डेटर्स, डेटर्स से क्या करना है, ये न्यू बैड डेट्स माइनस करने। बैड डेट्स की एंट्री क्या होती थी, याद है क्या, अगर आपने प्रोविजन बनाई हो तो भी क्या हो जाता, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू डेटर्स, जब बैड डेट्स होते थे। एंट्री देख लो, सेकंड एंट्री कल जो की थी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू डेटर्स, मतलब वो डेटर्स को क्रेडिट किया, मतलब डेटर्स क्या है, एसेट, डेटर्स को क्रेडिट करने से डेटर्स क्या होंगे, बढ़ेंगे कम होंगे, कम होंगे, बराबर। तो यहां से ये न्यू बैड डेट्स क्या करें, माइनस करें, न्यू बैड डेट्स माइनस करें। न्यू माइनस क्यों किए, क्योंकि अभी तक इसे प्रोवाइड नहीं किया था, एडजस्टमेंट में दिख रहे थे, उसका एक भी इफेक्ट दिया नहीं था। अगर मान लो मान के चलते कि एंट्री करके रखी होती बैड डेट्स की, तो एंट्री क्या की होती, एंट्री क्या की होती, उन्होंने एंट्री क्या की होती, प्रोविजन अगर अलग दिख रही है ट्रायल बैलेंस में, मतलब उन्होंने एंट्री क्या की होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, और अभी बैड डेट्स से हम क्या माइनस करें, ओल्ड आरडीडी, मतलब वो बैड डेट्स किसके अगेंस्ट एडजस्ट करें, ओल्ड आरडीडी के अगेंस्ट ही माइनस करें, वो हम एडजस्टमेंट करें। मतलब एंट्री की होती तो ऑलरेडी डेटर्स को क्रेडिट आ जाता, और डेटर्स ऑलरेडी कम हो गए होते। मतलब ये जो बैड डेट्स है, ये जो बैड डेट्स है जिसकी एंट्री हो चुकी है, वो ऑलरेडी डेटर्स से माइनस हो चुके हैं। एंट्री में देखो डेटर्स को क्या मिला है, क्रेडिट, डेटर्स कौन होते हैं, एसेट या लायबिलिटी, एसेट, और डेटर्स को क्रेडिट मिला, एसेट को क्रेडिट मिला, मतलब एसेट बढ़ी या कम हुई, कम हुई। मतलब ट्रायल बैलेंस में जो आइटम आता है वो कैसे आता है, डायरेक्टली आता है एंट्री करके, एंट्री करके। मतलब ट्रायल बैलेंस में आपको बैड डेट्स दिख रहे हैं, उसकी एंट्री हो गई होगी, ये एंट्री पास करनी बाकी है, बोलो हो गई होगी, करेक्ट है ना। अगर एंट्री हो गई होगी तो डेटर्स से ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा, लेकिन ये जो न्यू बैड डेट्स है ना, इसकी एंट्री नहीं हुई, इसकी एंट्री नहीं हुई है, भूल गए, एडजस्टमेंट में दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया कि इसकी एंट्री नहीं की है, तो आप क्या करोगे, बोलो दो इफेक्ट देंगे, उसे यहां पे बैड डेट्स में मैं लिख रहा हूं, उसके माइनस ओल्ड आरडीडी करूंगा, मतलब किसके अगेंस्ट एडजस्ट करूंगा मैं उसे, ओल्ड आरडीडी के अगेंस्ट, ओल्ड प्रोविजन के अगेंस्ट एडजस्ट कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पे न्यू जो है, इसका दूसरा इफेक्ट क्या देना है, एंट्री नहीं की थी, एंट्री की होती तो प्रोविजन के अगेंस्ट एडजस्ट करना है, बैड डेट्स दिखाओगे तो भी प्रोविजन के अगेंस्ट एडजस्ट होता, ठीक है, ओके, मतलब ओल्ड प्रोविजन के अगेंस्ट एडजस्ट होता। और दूसरा इफेक्ट क्या जाता, डेटर्स को क्रेडिट, मतलब डेटर्स से माइनस, तो मैंने दूसरा इफेक्ट दे दिया, ये फर्स्ट इफेक्ट, ये सेकंड इफेक्ट। न्यू मतलब क्या, अभी तक प्रोवाइड किए क्या, नहीं, आज प्रोवाइड करनी है, तो आज मैं कहां पे प्रोवाइड कर दूं, वो जो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे प्रोविजन के अगेंस्ट एडजस्ट कर दो, और दूसरा डेटर्स से माइनस करो। आपके दिमाग में आएगा बैड डेट्स क्यों नहीं माइनस किया आपने, डेटर्स से क्यों माइनस नहीं किया, पहले ही माइनस हो चुके, एंट्री क्या की होगी, बैड डेट्स टू डेटर्स, और वो बैड डेट्स अभी प्रोविजन के अगेंस्ट एडजस्ट करे, तो डेटर्स का ऑलरेडी क्रेडिट मिल चुका है जब एंट्री की, और एंट्री की तभी तो कहां पे आया आइटम, ट्रायल बैलेंस में। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं, तो ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स होते हैं वो बैड डेट्स का एक इफेक्ट, लेकिन नीचे जो दिए होते कि बैड डेट्स टू बी प्रोवाइडेड, उसके दो इफेक्ट, क्योंकि एंट्री नहीं की ना, तो दो इफेक्ट वैसे ही दे देंगे, बराबर। अभी आप मुझे बताओ और किसके दो इफेक्ट, ओल्ड आरडीडी के दो इफेक्ट होने चाहिए या न्यू आरडीडी के दो इफेक्ट, न्यू आरडीडी के दो इफेक्ट होने चाहिए, बराबर, न्यू आरडीडी के दो इफेक्ट होने चाहिए। तो यहां पे क्या कहते हैं, न्यू
न्यू मतलब अभी तक जो प्रोवाइड नहीं किया आगे हो सकता है। न्यू आरडीडी के दो इफेक्ट, तो आ जाता है ये आपके क्या आ जाते हैं डेटर्स, ये फाइनल आपके डेटर्स आ जाएंगे। समझा? ये लिखा है, लिख लो ना। ये नहीं लिखा है आपने, कल P&L अकाउंट वाला ही लिखा था सिर्फ, अभी बैलेंस शीट वाले बताए ना। न्यू 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 ये कहां पे दिए थे? न्यू गिवन इन, बोलो गिवन इन एडजस्टमेंट्स। कोई डाउट रहे तो बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, इसमें कोई डाउट रहता है? अच्छा, इसकी जगह पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होता तो क्या होता? अभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होता तो क्या होता? अभी आप सोचो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स ये क्या है? सेम मतलब देखो, बैड डेट्स में पैसे नहीं मिलने वाले, डिस्काउंट ऑन डेटर्स में भी पैसे नहीं मिलने वाले, क्योंकि डिस्काउंट देना पड़ेगा। हमें पता है कुछ कस्टमर्स ऐसे कि जिनको गुड्स बेचे तो 10% तो डिस्काउंट पेमेंट के टाइम पे लेते ही है, तब तो वो पेमेंट ही नहीं करते, उनको 10% देना ही पड़ता है, बराबर? क्लियर? तो ऐसे केस में हम क्या करें? ये तो लॉस होने वाला एक्सपेक्टेड है, उसके लिए अगर प्रोविजन बनाई हो तो प्रोविजन की एंट्री वैसी होगी जैसे पहले की थी, तो उसका भी फॉर्मेट क्या आएगा बोलो? बैड डेट्स की जगह सॉरी, बैड डेट्स की जगह पे क्या आएगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट जो प्रोवाइडेड नहीं वो ऐड कर दो, मतलब पूरा डिस्काउंट इस साल का पता चलेगा, वो किसके अगेंस्ट माइनस होना चाहिए? ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अगर प्रोविजन बनाई हो तो, और नहीं बनाई तो डायरेक्टली डेबिट कर दो, कुछ माइनस करके बचेगा ही नहीं, मतलब कुछ माइनस करने के लिए है ही नहीं, बराबर? डायरेक्टली डेबिट कर दो। अभी ये माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी P&L अकाउंट से निकाल के रखा है कि लॉस होने वाला है, उसके अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे हम, ठीक है? और न्यू प्रोविजन जो है वो ऐड कर दो, मतलब फॉर्मेट सेम ही रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यहां पे आप मुझे बताओ, थोड़ा सा सोच के बताना, अभी जैसे न्यू बैड डेट्स है और जैसे न्यू आरडीडी है, वैसा क्या आएगा? बैड डेट्स में से और कुछ प्रॉब्लम हो गया ना, क्या हो गया? डिस्काउंट, बराबर? तो उसका भी न्यू डिस्काउंट या नॉट रिकॉर्डेड डिस्काउंट ऐसा हो सकता है ना कि अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया, उसका भी दूसरा इफेक्ट कहां पे जाना चाहिए? डेटर्स में, क्योंकि डेटर्स तो कम हो गए ना, डिस्काउंट दे दिया मतलब डेटर्स बढ़े या कम हुए? कम, लेकिन उससे रिकॉर्ड ही नहीं किया तो डेटर्स से माइनस करना चाहिए। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये भी हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि उससे भी डेटर्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। अभी आप मुझे बताओ, सबसे पहले ये माइनस कर दूं, सबसे पहले ये माइनस कर दूं, या सबसे पहले डिस्काउंट ऑन डेटर्स माइनस कर दूं? इसमें डेटर्स में मुझे क्या करना पड़ेगा, समझ में आएगा सभी, स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स? ठीक है, डिस्काउंट भी दे सकते हैं हम और बैड डेट्स भी हो सकता है। डिस्काउंट उनको देंगे जो पैसे दे रहे, जो पैसे दे रहे उनको हम 10% डिस्काउंट दे रहे, और जो पैसे नहीं दे रहे वो क्या? बैड डेट्स है। दोनों से भी क्या हो, डेटर्स अपने कम हो रहा है, बराबर? तो यहां पे तो लगभग सेम ही ट्रीटमेंट होती है प्रोविजन की, लेकिन यहां पे भी सेम ही ट्रीटमेंट है, बट थिंग इज दैट मुझे बोलना यह है कि सीक्वेंस क्या आएगा? डिस्काउंट पहले माइनस करूं या बैड डेट्स पहले माइनस करूं? डिस्काउंट पहले या बैड डेट्स? डिस्काउंट बोल रहे हैं कुछ लोग, बैड डेट्स बोल रहे हैं कुछ लोग, बोल रहे हैं कुछ नहीं। चलो बैड डेट्स वाले कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, जो से कॉन्फिडेंस से। बैड डेट्स, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आवाज ही नहीं आ रही, क्यों बोला ऐसे? ऐसा क्यों कहते हो? हाँ, इतने होनहार बच्चे समझता हूं मैं आप लोगों को, ऐसा क्यों कहते हो? रीजन? हाँ, श्रुति, रीजन पता तो चले, बोल रहे हो या फेंक रहे हो? हाँ, आवाज नहीं आया, जोर से बोलो। हाँ,
ठीक है, करेक्ट, इन्होंने बता दिया। ध्यान दो, पहले माइनस होना चाहिए बैड डेट्स। अगर रीजन क्या है, क्योंकि हम डिस्काउंट उनको देते हैं जो पैसे देने वाले, बराबर ना। बैड डेट्स ये जो है वो 100% डिस्काउंट है, और क्या लोगे, मतलब धोती भी छीन के लोगे क्या, मतलब ले लिया ना अभी 100% तुमने दिया नहीं, और क्या डिस्काउंट मांग रहे हो। डिस्काउंट तो हम उनको देंगे जो पैसे देने वाले हैं, बराबर ना। तो पहले बैड डेट्स माइनस करने से क्या होता है, पहले बैड डेट्स माइनस करने से क्या हो जाता है कि पहले बैड डेट्स माइनस करने से पैसे कितने देने वाले ये तो पता चलता है। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। तो उसके ऊपर क्या बनेगी, न्यू आरडीडी बनेगी, बराबर। मतलब इतने लोग तो पैसे नहीं देने वाले, ये दो लोग जो है ना वो पैसे नहीं देने वाले। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल, सॉरी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो है ना वो कब बनता है, एंडिंग में बनता है, क्योंकि हम ये फाइनली फाइंड आउट करते हैं कितने लोग पैसे देने वाले हैं और उनके ऊपर डिस्काउंट हम क्रिएट करते हैं, प्रोविजन क्रिएट करते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है। डिस्काउंट किसको देंगे हम, जो पैसे देने वाले। बैड डेट्स वाले पैसे देने वाले क्या नहीं, तो ये माइनस करके ही बाकी बचे हुए पैसे देने वाले, तो उसके ऊपर हम बोलेंगे कि इनको 5% डिस्काउंट देना पड़ता है। ऐसा नहीं हो, भगवान का होता है, हाँ 5% देना ही होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में 5% डिस्काउंट हम उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे जो पैसे देने वाले हैं। इस वजह से फॉर्मेट क्या बन जाएगा, अगर आप डिस्काउंट और बैड डेट्स दोनों मिला के फॉर्मेट बनाते हो तो फॉर्मेट क्या बनेगा, ये साइड पे डेटस बोलो माइनस न्यू बैड डेट्स, बराबर। और बोलो माइनस माइनस माइनस, दोनों कंबाइन करना है, डिस्काउंट और बैड डेट्स दोनों कंबाइन करके बोलना है। बोलो माइनस कौन सा डिस्काउंट, न्यू डिस्काउंट, अगर कोई अनरिकॉर्डेड डिस्काउंट हो तो। ये दो आइटम जो है ना वो इस साल के है, और आरडीडी और प्रोविजन कौन साल का है, नेक्स्ट ईयर का। नेक्स्ट ईयर में कितना लॉस होगा, पहले इस साल का लॉस माइनस करो, पता चले कि कितना एक्चुअल में बचा है, और उस एक्चुअल में से 10% शायद अगले साल लॉस होगा। ये तो हो चुका है, ये दो जो है ना वो लॉस हो चुके, सिर्फ रिकॉर्ड नहीं किए। समझ में आएगा। और आरडीडी और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है, अगले साल लॉस होने वाला है, हो सकता है। तो पहले एक्चुअल लॉस माइनस करो, एक्चुअल लॉस माइनस करने के बाद में जो भी अमाउंट बचती है उसके लिए उसके ऊपर अभी क्रिएट करो प्रोविजन फॉर, बोलो बैड डेट्स या डिस्काउंट, बोलो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, क्योंकि ये बैड डेट्स वाले जो है उनको डिस्काउंट देने की क्या जरूरत है। कितना डिस्काउंट दिया इनको, इनको कितना डिस्काउंट दिया बैड डेट्स, 100%, कुछ बचा ही नहीं ना। ये एक्चुअल लॉस हुआ, इनको तो डिस्काउंट देना, और ये एक्चुअल में डिस्काउंट और बैड डेट्स है, इनको और क्या डिस्काउंट देंगे, ऑलरेडी है, ऑलरेडी दे दिया है। ओके, बच्चे हुए जो है वो अगले साल मांगने वाले, बच्चे हुए जो है वो अगले साल मांगने वाले। अभी उसमें से भी क्या होता है, अगले साल वाली जो है ये पैसे अगले साल आने वाले, ये जो बैड डेट्स है, ये जो डिस्काउंट है, ये पैसे आने वाले क्या नहीं, उनको तो ऑलरेडी क्या दिया है, डिस्काउंट और बैड डेट्स हो चुके, ये तो आने ही नहीं वाले। बाकी बचे हुए अगले साल आने की उम्मीद है। उसमें भी हम क्या बोल रहे हैं कि जैसा इस साल हुआ 10% बैड डेट्स हो गए, वैसे अगले साल भी हो सकता है, बराबर ना। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे हमने क्रिएट किया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, क्या क्रिएट किया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। समझ आ गया। और जो अमाउंट बचेगी, ये पैसे अभी अगले साल एक्सपेक्टेड है कि आएंगे, ये पैसे अगले साल एक्सपेक्टेड है कि आएंगे, इसमें से क्या होगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। समझ में आएगा। और दोनों भी आ गए साथ में, तो पहले आता है एक्चुअल, इस साल के जो एक्चुअल लॉसेस है, मतलब उसमें जो रिकॉर्डेड नहीं, न्यू डिस्काउंट न्यू बैड डेट्स ये हो चुके हैं ना, वो माइनस करो, तो क्या पता चलेगा कितना पैसा अगले साल आने की उम्मीद है। अभी जो पैसा आने की उम्मीद है उसमें यह भी है कि कुछ पैसे शायद से ना आए, तो बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पहले क्रिएट की जाए, या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट पहले क्रिएट किया जाए, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस होने के बाद में क्या बचता है, क्या बचता है, प्रोविजन फॉर सॉरी जो पैसे आने वाले, और जो पैसे आने वाले उनको ही हम डिस्काउंट देंगे ना। जिन लोगों ने ऑलरेडी बैड डेट्स हम सोच रहे बैड डेट्स होंगे, उनको डिस्काउंट किया, उनको तो 100% ही माफ कर दिया ना। समझा सभी को, सभी को समझ में आ गया। ठीक है, यहां पे कौन कौन
क्लियर? कहां पे गए बात? हाँ समझा? समझा? कोई डाउट है? पक्का? आगे यहां पे तुम्हारा नाम क्या है? अक्षय ना? वो ये दगड़ू बोल बोल के वो दगड़ू ही दिमाग में बैठ गया है। हाँ क्यों बोलते वैसे दगड़ू? अच्छा नाम है उसका अक्षय, हमें सीधे साधे अक्षय अक्षय। हाँ हाँ बहुत हैंडसम है। चलो आगे कोई डाउट? देवराज डन? समझा? ओके तो यहां पे देखो ये फॉर्मेट में हम एडजस्ट करते हैं। मेनली ध्यान देना, मेनली इसी पैटर्न में आपको एडजस्टमेंट्स आएंगे। मेनली इसी पैटर्न में एडजस्टमेंट आएगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ केस में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है ही नहीं कुछ प्रॉब्लम्स में, बट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो जनरली होता ही है। जनरली क्या होता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये होता ही है। तो आप क्या करोगे बोलो? फॉर्मेट क्या है पीएनएल अकाउंट में? बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। लॉजिक समझा? बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स ये हम किसके अगेंस्ट एडजस्ट करें? ओल्ड आरडीडी जो बना के रखी थी हमने, ये लॉस होने वाला है इस वजह से लास्ट ईयर बना के रखी थी, वो लास्ट में मैंने माइनस किया ना ओल्ड आरडीडी। तो न्यू आरडीडी ऐड क्यों की? क्योंकि ओल्ड आरडीडी में कुछ अगर सरप्लस बचा हो ना उतना पैसा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्या बोला था? 8,000 खर्च हो गया गोवा ट्रिप पे, 8,000 खर्च हो गया, आगे की ट्रिप के लिए 5,000 लगने वाले, तो 8 + 5 13 माइनस मैंने ऑलरेडी कितना पॉकेट में निकाल के रखा है? 10,000। तो मुझे 3,000 ही निकालने ना। अरे मैंने नया जो जरूरत है, मतलब नई कितनी 5,000 की जरूरत है वो अलग अलग रखा। मैंने बोला ये 5,000 अलग रख दो, तो पहले वाले 2,000 पॉकेट में पड़े प्लस 5,000 निकालोगे, जरूरत थी 5,000 की, आपके पास कितने बचे? 7,000। इस वजह से न्यू आरडीडी पहले ऐड की जाती है, ओल्ड आरडीडी माइनस की जाती है, तो इफेक्टिवली कितना निकालना है वो पता चले। समझा? ठीक है, कोई डाउट है? क्लियर? अच्छा थोड़ा सा मुझे बता देना, पीएनएल अकाउंट में ऐसा पॉसिबल है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हमने सोचा था इस साल बैड डेट जो है, हमने लास्ट ईयर सोचा था बैड डेट्स इस साल होंगे 20,000। कितने होंगे? 20,000। ठीक है, तो हमने 20,000 की प्रोविजन बना दी, मतलब प्रोविजन बना दी मतलब प्रॉपर एंट्री कर दी। क्या? पीएनएल अकाउंट लास्ट ईयर पीएनएल अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये एंट्री कर दी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में ऑलरेडी 20,000 रुपए हमने निकाल के रखे हैं, बराबर? वो आपके ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है ऑलरेडी, बराबर? बाद में नीचे बताया गया है, मतलब ट्रायल बैलेंस में बोला है बैड डेट जो है ना वो सिर्फ इस साल 3,000 हुए, और अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स कितने? 4,000। बैड डेट जो ऊपर ट्रायल बैलेंस में मतलब उसकी एंट्री हो चुकी है, ओके, वो कितने? 3,000। नीचे एडजस्टमेंट में कितने हैं? 4,000। हाँ कहां पे? ठीक है, नीचे एडजस्टमेंट में कितने दिए? 4,000। और बोला है कि इस साल जो कि ध्यान दो 20,000 सोचे थे बट कितना हुआ? 7,000। 20,000 सोचा था बट कितना हुआ? 7,000। इस साल जो कि सिर्फ 7,000 हुआ है, अगले साल के लिए सिर्फ 10,000 की प्रोविजन बनाओ। ऑलरेडी कितनी प्रोविजन बनी है? 20। मैं क्या करूंगा? इमीडिएटली फॉर्मेट लगाऊंगा, बैड डेट्स कितना? 3,000। न्यू बैड डेट जो अभी तक रिकॉर्डेड नहीं, कितने? 4,000। 7,000 हो गए, प्लस न्यू आरडीडी अगले साल के लिए कितनी बनाई है? 10,000। तो टोटल जरूरत 70,000 की, ऑलरेडी पॉकेट में कितने? 20,000। मतलब 70,000 जाके भी 3,000 बचेंगे। तो उल्टा हो गया, कुछ पीएनएल अकाउंट से निकालने, मतलब एटीएम से कुछ निकालने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, मतलब नई प्रोविजन 10,000 की मिला के 70,000 की जरूरत है। तो मैं एटीएम में जाऊंगा पैसे निकालने के लिए? नहीं, मेरे पास ऑलरेडी 20,000 है, जो खर्च हुए 7,000 और अगले ट्रिप के लिए 10,000 लगने वाले, ठीक है, तो ऑलरेडी मेरे पास कितने हैं? 17,000 है, तो मेरे पास ऑलरेडी 3,000 बचे। उल्टा मैं ये 3,000 एटीएम में या बैंक में वापस डाल दूंगा, जरूरत ही नहीं ना। मैं ज्यादा पैसे कैरी क्यों करूं? इस वजह से अभी अगर इसका आंसर निगेटिव आता है, कौन सा? बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, अगर आंसर निगेटिव आता है तो क्या करना है? निगेटिव मतलब एक्सेस बच गया ना, जो हम बोल रहे थे लॉस होने वाला है, पीएनएल अकाउंट को डेबिट देख रखा था 20,000 का, उसमें से 3,000 बाकी, तो ये कहां पे लिखूं? क्रेडिट साइड। कहां पे लिखा जाए? क्रेडिट साइड पे। क्यों? क्योंकि ये सरप्लस है, आपकी प्रोविजन अगर यूज नहीं होती है ना तो आपका फायदा होता है। मैंने प्रोविजन बनाई थी 20,000 का, लॉस होगा, बट लॉस हुआ क्या? नहीं, मैंने सोचा था लॉस होने वाला है बट नहीं हुआ, ये आपका क्या है? फायदा ही है ना। सुना, ये क्या है? आपका फायदा है। आप किसी को लेके गए, बोला कि चलो अभी पैसे तो हम ही देने पड़ेंगे, ठीक बॉयज, हाँ, आप किसी को लेके गए,
ओके, तो सोच के चले कि पैसे तो हमें ही देने पड़ेंगे, ठीक है, बट हाँ बराबर ना, आपने प्रोविजन मान ली, प्रोविजन मान लिया आपने, पैसों की बोल रहा हूं, हाँ ओके, तो प्रोविजन मान ली पैसे तो देने पड़ेंगे, बट वहां पे जाके ऐसा हो गया, मे भी 2-3 चीजें हो सकती है, वहां पे जाके पैसे उसने दे दिए, मे भी हो गई, हाँ बड़ी पार्टी, पैसे उसने दे दिए, क्या हुआ, आपका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ ना, तो जो प्रोविजन बनी थी वो प्रोविजन यूज ही नहीं हुई, या जहां पे हम गए थे वो जस्ट न्यू इनॉग्रेट हुआ था, उस दिन वो पैसे ही नहीं ले, ऐसा मेरे साथ हुआ था, लेकिन मैं दोस्त के साथ गया था, हाँ दोस्त के साथ गया था, बोल रहा हूं ना मैं, हाँ मेरा दोस्त नाम भी बताता हूँ, अक्षय नाम है उसका, ठीक है, बचपन से दोस्त है, हाँ बचपन से दोस्त है वो, तो हम ऐसे ही मतलब वो ये होटल अच्छा दिख रहा है, ठीक है, ऐसा हमने सोचा और बोला कि चलो कुछ तो भी खा लेते हैं, अंदर जाके ऑर्डर किया जो जो वहां पे मिल रहा है, और उन्होंने बोला कि नहीं सर आज इनॉग्रेशन है, आज हम जितने भी गेस्ट आ रहे हैं उनको पैसे नहीं ले रहे, इनॉग्रेशन है इस वजह से, ठीक है, हमने बोला ले लो, हमें कैसा एक ऑकवर्ड फील होता है ना, बुलाया नहीं था, हम गए और डायरेक्टली फ्री में, ठीक है, तो ऐसे केस में ऐसा हो गया, वो पैसे खर्च ही नहीं करने पड़े, तो इन शॉर्ट क्या हो गया, उतना फायदा हो गया, मतलब जो प्रोविजन मानी थी, जो खर्च होगा ऐसा मैंने बोला था, इतना क्या सोच रहे हो, हाँ वो तो कितना अलग ही दुनिया में चली गई, हाँ ठीक है, हाँ चलो, हाँ वो वार्षिक है, वहां का है, हाँ यहाँ का नहीं, वो होटल वो वार्षिक होटल है, मैं जहाँ पे 11-12 की बात है शायद से, मैं जब 11-12 में रहा तब हुआ था, तो हम होटल में गए थे, चलो बोला कि ब्रेकफास्ट करके आते हैं, ठीक है, बट उन्होंने बोला कि इनॉग्रेशन है आज, तो आज जो भी आता है उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री दे, इनॉग्रेशन के दिन पे होता है ऐसा, तो बहुत से लोग वहां पे कहे कि सभी को जो लोग आते हैं गेस्ट उनको देते हैं, गेस्ट में हम भी घुस गए, हमें लगा होटल है ठीक है चलो खा के आते हैं कुछ तो भी, हाँ चलो, मतलब पहले पता होता तो भी जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनॉग्रेशन है करके बट जेन्युइनली उस दिन पता नहीं था कि यहाँ पे इनॉग्रेशन है, चले गए, उन्हें पैसा नहीं लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, नुकसान हुआ कि फायदा हुआ, फायदा जो हम खर्च होगा मान रहे थे वो बच गया, तो वो भी आपका एक तरह से क्या है, फायदा है, और उस खर्च के लिए ऑलरेडी आपने क्या किया है, P&L अकाउंट को आपने क्या दिया है, डेबिट दिया है, और खर्च हुआ ही नहीं, तो आपने डेबिट दिया वो गलत है ना, तो आप क्या करते हो, उतने अमाउंट से जितना खर्च नहीं हुआ उतना क्या कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो, तो अगर इसका आंसर नेगेटिव आया मतलब प्रोविजन अभी भी ओल्ड प्रोविजन ज्यादा हो चुकी है, और ज्यादा हो चुकी है मतलब क्या, पहले P&L अकाउंट को डेबिट देकर रखा था, अभी क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, ठीक है, तो यहां पे इफ आंसर इज नेगेटिव, यहां पे लिख देना इफ आंसर इज नेगेटिव, if answer is negative, if answer is negative then युक्ता कैसे हंस रही अकेली, हाँ कुछ याद है, मेरा क्या आगे, अच्छा सोचो है मेरे बारे में, हाँ इफ यहां पे इसके नीचे इफ आंसर इज नेगेटिव देन credit to, then credit this amount to P&L account, credit this amount to P&L account, डन, फिर आउट है बाय। अब एसेट साइड पे क्या होगा, एसेट साइड पे डेटर्स में क्या माइनस होगा, बैड डेट्स या न्यू बैड डेट्स, डेटर्स से क्या माइनस होगा, बैड डेट्स या न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, क्यों, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में दिए होते, इसके दोनों इफेक्ट पेंडिंग है, इस वजह से दोनों साइड पे लिखना होता है, और बैड डेट्स ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में आ गए, इस वजह से उसका दूसरा इफेक्ट हो चुका है, बैड डेट्स को क्रेडिट हो चुका है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, डेटर्स माइनस डेटर्स, एसेट साइड पे डेटर्स से क्या माइनस करेंगे, न्यू बैड डेट्स, बाद में न्यू डिस्काउंट, अगर अनरिकॉर्डेड डिस्काउंट है वो पहले माइनस कर देंगे, तो बचेगा पैसा कितना एक्सपेक्टेड है मिलेगा, उसमें से क्या माइनस करोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डिस्काउंट नहीं, पहले डाउटफुल डेट्स, क्यों, क्योंकि ये पैसे नहीं आने वाले, तो बचेगा कितने पैसे आने वाले, तो उससे माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, समझा अच्छे से, यही एडजस्टमेंट सबसे बड़ी एडजस्टमेंट रहती है फाइनल अकाउंट में, एडजस्टमेंट यही सबसे बड़ी रहती है, बाकी एडजस्टमेंट तो छोटे छोटे होते हैं, क्लियर, आरडीटी की एडजस्टमेंट या प्रोविजन की एडजस्टमेंट थोड़ी सी बड़ी रहती है, बोलो
क्या करेंगे पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे, बोलो सभी लोग देखने की जरूरत नहीं, फटाफट आवाज आना चाहिए। क्या करोगे पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे, बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। एडजस्टमेंट में क्या मिलता है इन चारों में से, न्यू वाला जो है न्यू या फर्दर, बराबर, न्यू या फर्दर ऐसा वहां पे लिखा होता है। न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी कहां पे मिलती है, कहां पे, एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में मतलब क्या, दो इफेक्ट्स देने, एक ही दो, एक तो यहां पे दे दिया प्लस कर दिया, और दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा, डेटर्स में। डेटर्स से क्या होगा, माइनस होगा, बराबर। और डेटर्स में आप क्या करोगे, डेटर्स में क्या करोगे, न्यू बैड डेट्स, न्यू डिस्काउंट। अगर अनरिकॉर्डेड कोई डिस्काउंट हो तो पहले माइनस करेंगे, क्योंकि वो एक्चुअल है, हो चुका है, इस साल ही हो चुका है, सिर्फ रिकॉर्ड करना बाकी था, वो पहले माइनस कर दो तो पता चलेगा एस्टिमेटेड कितनी कैश आने वाली। उसके ऊपर एस्टिमेटेड कैश के ऊपर ही बोलेंगे ना अगले साल कितना लॉस होगा, तो उसके ऊपर क्या क्रिएट करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और बाकी जो बचा है उसके ऊपर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रिएट किया जाता है। क्लियर। अगर आपका बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी ये अगर निगेटिव आता है तो कहां पे, क्रेडिट साइड पे, मतलब जो ओल्ड प्रोविजन बनाई थी वो ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है, इस वजह से निगेटिव, माइनस करने वाला आइटम ज्यादा हो गया ना, तभी जाके निगेटिव आ गया। माइनस करने वाला आइटम कौन सा था, ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन ज्यादा हो गई, मतलब हमने सोचा था लॉस होने वाला ज्यादा, इस वजह से प्रोविजन बना दी और प्रोविजन ज्यादा हो गई, तो ये कहां पे डालेंगे हम, कहां पे डालेंगे, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, क्योंकि अपना इनकम है, लॉस नहीं है। पहले लॉस बोल के डेबिट किया था पीएनएल अकाउंट को, जब लास्ट ईयर प्रोविजन बनाई थी, एंट्री क्या की थी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, बराबर। अभी उस प्रोविजन में से बचा है, खर्च ही नहीं हुआ, मतलब पीएनएल अकाउंट को डेबिट क्यों दिया, अगर खर्च नहीं हुआ तो उसे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट देना पड़ेगा। ओके, आई थिंक मैंने वही चीजें पढ़ाई है जो आपने पढ़ी है, बट कुछ फर्क तो लग रहा है कुछ, ठीक है, मतलब डिटेल्स में या लॉजिक्स में। ओके, मतलब आपको यहां पे ऐसे नहीं कि मतलब क्या है कि ये सिर्फ एडलिस्ट करना, ठीक है, रीजन भी वहां पे समझना पड़ेगा, ठीक है। रीजन समझते हो तो कभी भी इसके रीजन आप, स्पेशली साइंस स्टूडेंट जो है वो डेली बेसिस पे, आज से फाइनल अकाउंट डेली बेसिस पे आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। फाइनल अकाउंट के ऊपर आगे के जो चैप्टर्स है, जैसे एनपीओ, पार्टनरशिप, ये इसके ऊपर बहुत सारे डिपेंडेंट है तो डेली पढ़ना है, डेली जो प्रॉब्लम सॉल्व किया फाइनल अकाउंट का वो घर पे जाके, साइंस स्टूडेंट्स तो स्पेशली, ठीक है, डेली जाके बार बार रिपीट करना पड़े तो करो, क्योंकि ये अगर आपका परफेक्ट होगा ना ये वाला पार्ट, ओके, तो आपका इंटरमीडिएट भी आसानी से या सुकून से जाएगा। क्योंकि इंटरमीडिएट में भी इतने चैप्टर्स ऐसे जहां पे फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है, जैसे अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, वो भी पूरा फाइनल अकाउंट पे बेस्ड है। कंपनी अकाउंट्स है, उसका कंपनी का फाइनल अकाउंट है, जितने भी फाइनल अकाउंट्स इंटरमीडिएट में आने वाले, एडवांस अकाउंटिंग है इंटरमीडिएट में, और एडवांस अकाउंटिंग है, बराबर। तो दोनों केस में फाइनल अकाउंट्स आने वाले हैं, तो ये आपको एडजस्टमेंट अभी से क्लियर हो, दिमाग में बैठ गए तो उस वक्त कोई दिक्कत नहीं आने वाली, उस वक्त तो आसानी लगने वाला है। मतलब आपका बेस अच्छा हो गया तो इंटरमीडिएट में इतना प्रॉब्लम नहीं आता, इतना भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इंटरमीडिएट के लिए वैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, ओके। तो हाँ, इंटरमीडिएट के आपने कभी नोट्स देखे मैंने, ठीक है, नहीं देखे, क्या यार कुछ भी पता नहीं आप लोगों को मेरे बारे में, लेकिन हाँ इनके भाई के पास है, क्या कैसे दे, मतलब देखा क्या अंदर ओपन करके क्या क्या दिख रहा है, हाँ हाँ, ओके, देखो ये कैसे है, मतलब आपको बोल देता हूं कि इंडिया में पहली बार अकाउंटिंग के लिए कलर्ड विद चार्ट्स और विद पिक्चर्स जो नोट्स ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट टाइम जो लॉन्च हुए वो मेरे थे इंटरमीडिएट के लिए, ठीक है, फर्स्ट टाइम। ओके, मैं मेरे इंटरमीडिएट के बुक पे पीछे ऐसे क्लियर लिखता हूं, ओके, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ओके, ऐसा वहां पे क्लियर लिखता हूं, क्योंकि उससे पहले थे ही नहीं, अभी बाकी लोगों ने लाए, ठीक है, बट अभी एक टीचर लाता है तो दूसरे टीचर को लाने पड़ते हैं, ऐसा वहां पे हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे आपके सामने ये क्या दिख रहा है, हाँ, मैंगो ट्री, इसके ऊपर कंसेप्ट है पूरी, मतलब स्टूडेंट ने ये देख लिया तो उनको कंसेप्ट याद आता है, मतलब प्रॉपर्टी में मैंगो ट्री भी इंक्लूड है, ओके, बट उसका प्रोड्यूस इंक्लूड नहीं है, मतलब मैंगोज इंक्लूड नहीं है, तो ये पूरा जो दिया है, ओके, इट इज विद द पिक्चर, जेसीबी, हाँ हाँ जेसीबी है, तो आप पूरा देखोगे तो यहाँ पे जो
हाँ, यहां पे भी आया। ये क्या चल रहा है? काम क्या है? क्या काम चल रहा है? हाँ, हाँ, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है डीकमिशनिंग। डीकमिशनिंग मतलब क्या है कि जो आपने सेटअप किया, इंस्टॉल किया, उसे रिवॉर्ड बैक करना या निकाल देना। ठीक है, तो ये कंसेप्ट वहां पे। बाद में एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी, गोल्ड। वैगन में भी सीएनजी बिठाते हैं ना, वह है ना। हाँ, तो जहां पे जितने जितने पेजेस आप देखोगे वहां पे वो रिलेवेंट चार्ट्स और रिलेवेंट, हाँ मतलब एरोप्लेन कभी देखा नहीं क्या है वो। तो मतलब ऐसा होता है, हरियाली दिखती है ना ओपन करने के बाद में। हाँ, हरियाली दिखती है। ठीक है, कंपोनेंट अकाउंटिंग एक कंसेप्ट है, आपको तो फाउंडेशन में पूछा नहीं जाएगा, बट थिंग इज दैट थोड़ा सा एक आइडिया आपको सिर्फ होनी चाहिए। अभी भी डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करने वाले आपको बेसिक लेवल पे डिप्रिसिएशन है, बट एएसटीएन बोलता है कि जब ऐसे आपके पास एसेट है जिसके दो कंपोनेंट्स है, दो मेजर कंपोनेंट्स है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एरोप्लेन में क्या होता है, उसकी बॉडी, उसकी लाइफ अलग होती है और इंजन की लाइफ अलग होती है। मतलब बॉडी की लाइफ 20 ईयर्स है तो इंजन की लाइफ 10 ईयर्स होती है। तो आपको क्या करना चाहिए, ये कंपोनेंट्स अलग से रिकॉर्ड करना चाहिए। मतलब बॉडी की वैल्यू अलग रिकॉर्ड करेंगे। मतलब बॉडी मान लो यहां पे क्या दिए, कितने, इंजन कितना 400 करोड़ है और बॉडी कितनी है 200 करोड़। तो क्या करोगे, एंट्री करते वक्त आप क्या करोगे, अलग अलग। मतलब कैसे एंट्री हो जाएगी, एयरक्राफ्ट बॉडी अकाउंट डेबिट वो अलग 200 करोड़, एयरक्राफ्ट इंजन अकाउंट डेबिट 400 करोड़ टू बैंक अकाउंट 600 करोड़। और इन दोनों के ऊपर डिप्रिसिएशन जो चार्ज होगा, बॉडी के ऊपर कितने कितने दिन के लिए होगा, 20 ईयर्स के लिए। मतलब जो भी 400 करोड़ है, नहीं सॉरी 200 करोड़ डिवाइड बाय 20 ईयर्स। और इंजन के ऊपर क्या होगा, क्या 10 ईयर्स। मतलब बेसिकली अगर ये कंसेप्ट आपने थोड़ा सा समझ लिया तो ये पिक्चर्स देखोगे बाद में। ठीक है, अगर पिक्चर्स देखते हो तो भी वहां पे क्या हो जाएगा कि वो चीजें देखते हो उस पेज पे पिक्चर क्या है तो इमीडिएटली रिकलेक्ट होता है कि एग्जैक्टली क्या है। ये बहुत से स्टूडेंट ने बोला, मतलब जल्दी मैं फाउंडेशन के लिए ये चीज लाने वाला हूं। ठीक है, ये प्रोसेस में है। ठीक है, पहले इंटरमीडिएट का लेके आया, एडवांस अकाउंटिंग का भी लेके आया, बाद में एडवांस अकाउंटिंग में लेके आया। अभी अगला टारगेट जो है वो फाउंडेशन है। ठीक है, उसके साथ साथ आप ये जो लिख रहे हो ना, ये दिखा है कहां पे, दिखाया था क्या, अगर लॉन्च के टाइम पे दिखाया था। हाँ वेल, ठीक है। तो ये जो है आप जो लिख रहे हो ना, अभी आप जो लिख रहे हो ये ऑलरेडी रिटन फॉर्मेट में प्रिंटेड, ये स्टूडेंट्स के पास इंटरमीडिएट में आ जाता है, उनको लिखने की जरूरत नहीं। रीजन इज दैट आप लिख रहे हो तो कभी प्रेजेंट है कभी एब्सेंट है, ठीक से लिखा नहीं लिखा, बाद में हमने क्या लिखा हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसा वहां पे कुछ हो जाता है। तो ये प्रॉपर स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में आ जाता है। यहां पे लिखा है कद्दू कटेगा तो सब में बढ़ेगा, तो एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट जोड़ दिया, कद्दू कटेगा तो सब में बढ़ेगा, और कद्दू जिसका है उससे ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे वहां पे कुछ ट्रिक्स जो अपने चलते ही है, जैसे कि आपको अलग अलग ट्रिक्स फाउंडेशन में पता ही है। कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट पता है ना, नहीं रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट खुद की मेहनत से जो मिलता है वो रेवेन्यू, और आपकी मेहनत नहीं है, याद है कि नहीं, और मिला तो क्या कैपिटल प्रॉफिट। यहां पे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ऑलरेडी जो एग्जाम में जनरली एडजस्टमेंट्स आते हैं वो ऑलरेडी रेड कलर में हाईलाइट कर दिया है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, इतना पढ़ लोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो आपको पहले से पता होगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये ध्यान रख के चलना है कि यहां पे गलती ना हो। ठीक है, और उस केस में वहां पे क्या हो जाएगा कि बेसिकली कितने पेजेस है, जैसे कि मान लो एक चैप्टर की समरी जो है 1 2 3 पेजेस,
मैं हमेशा स्टूडेंट को ये ओपनली कहता हूं कि ये 3 पेजेस पढ़ लो और मुझे इसके बाहर के एडजस्टमेंट ढूंढ के निकालो, मतलब इसके बाहर का कुछ तो भी चैप्टर में ढूंढ के निकालो। मतलब इतना रिसर्च किया है उस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट पे कि जितने प्रॉब्लम्स वहां पे आते हैं, हर प्रॉब्लम में से मैंने क्या क्या एडजस्टमेंट्स आते हैं वो निकाल के यहाँ पे क्या कि समझ में डाल दिए। मतलब वो समझ पढ़ ली तो भी ऐसा कि पूरा चैप्टर ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाता है, कुछ भी बचता नहीं, आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बाद में सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो प्रैक्टिस करके उसमें वो सभी एडजस्टमेंट्स कवर हो जाते हैं। बोला मतलब ये मैं जल्दी ही आपकी बैच के टाइम पे पॉसिबल नहीं होगा। आपकी बैच के टाइम पे क्वेश्चन ला रहा हूं, मतलब आरटीपी के क्वेश्चंस। आरटीपी पता है ना क्या? रिवीजन टेस्ट पेपर, बराबर। आपको 2 जगह से क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्ट होते हैं, वन इज योर स्टडी मटेरियल एंड दूसरा आरटीपी। आरटीपी तो अभी अगले जो आपको क्वेश्चंस मैंने बीच में बोला था एडिशनल क्वेश्चंस दे दूंगा, वो क्वेश्चंस होंगे लास्ट में जितने आरटीपी आ गए अभी तक फाउंडेशन के, वो सभी आरटीपी के अकाउंट्स के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी ऑलरेडी आरटीपी के कितने क्वेश्चन से 4 शायद से आरटीपी आ गई, 4 आरटीपी आई और मॉक टेस्ट पेपर भी 2-3 है। और उसमें क्या हुआ है कि कुछ प्रॉब्लम रिपीट कर दिए उन्होंने, आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर में रिपीट कर दिए, तो जो रिपीट किए वो डबल लेने की जरूरत नहीं। बट सीए इंटर में क्या है कि बहुत अटेम्प्ट हो चुके हैं ना, सीए इंटर में तो बहुत अटेम्प्ट हो चुके हैं। फाउंडेशन तो अभी आया, पहले एमसीक्यूज था, अभी फाउंडेशन आ गया। तो सीए इंटर में पहले डिस्क्रिप्टिव था, ओल्ड सिलेबस अभी भी डिस्क्रिप्टिव है, तो ओल्ड सिलेबस के प्रॉब्लम अभी भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें तो जो क्वेश्चन है वो लगभग 10 अटेम्प्ट का सभी आरटीपी तो वहां पे कवर कर लेते हैं, मतलब कुछ बचता ही नहीं। जनरली बोला जाता है 3 आरटीपी देख के जाओ, कभी आपने सुना है कि नहीं पता नहीं, बट 3 आरटीपी देख के जाओ एग्जाम में जाने से पहले, ऐसा बोलते हैं आपको सीनियर्स वगैरह बोलेंगे। मैं बोलता हूँ 3 क्यों, 10 करके जाओ, मतलब कुछ छूटेगा ही नहीं। स्टडी मटेरियल वो तो सभी हो ही जाता है, प्लस ये भी करके जाओ। क्लियर? तो पर्टिकुलरली पर्पज ये है, अगर इंटरमीडिएट के ऊपर उस वक्त अभी इंटरमीडिएट का काम खत्म हो गया, ठीक है, अभी अगला जो काम है, अगला जो टारगेट है वो है फाउंडेशन। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर हमारे लिए नहीं किया सर, गलत बात है सर। हाँ, फेल होना उसके लिए फेल होना पड़ेगा। देखो कैसे लोग हैं। चलो, और एडिशनल बात वहां पे क्या की है, अभी आप इंटरमीडिएट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बहुत डिफिकल्ट है ऐसा कहा जाता है, बहुत से लोग बोलते हैं डिफिकल्ट है। ठीक है, तो जब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10-15 पेजेस का होता है, ठीक है, आपको वो एंडिंग में सिर्फ एक पेज में चार्ट बना के दिया, इतना पढ़ लो, एक पेज में पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर हो जाता है। मैं आपको अभी समरी नोट डाउन करके दे रहा हूं, वो समरी ये इसी का ही फॉर्मेट है। सिर्फ मैंने अभी इंटरमीडिएट लेवल पे स्टूडेंट को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आप सिर्फ जो बताए वो पढ़ते जाओ, ऐसे टाइप का कर दिया, मतलब रेडीमेड, आपको कुछ लिखना ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो प्रिंटेड फॉर्मेट में आपके पास बुक आ जाएगी लिखी हुई, आपके हैंड राइटिंग में नहीं, बड़ा अच्छा हैंड राइटिंग में। ठीक है, मतलब बेटर हैंड राइटिंग में, प्रॉपर विदाउट एनी मिस्टेक, गलतियां जो होती है लिखते वक्त वगैरह वो छोड़ के, ठीक है, वो छोड़ के वहां पे स्टूडेंट के पास आ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ मानसी? कुछ नहीं, पीछे। हाँ हाँ, हाँ, चलो। इवन इंटरमीडिएट में अकाउंट्स की रिवीजन बैच, मैराथन बैच, मतलब वो मैराथन बैच मतलब क्या होता है, वन डे रिवीजन टाइप में होता है। वो भी पहली बार जो रिकॉर्ड किया था वो मैंने ही किया था उसको। अभी वो बीच में चैनल का प्रॉब्लम आ गया, यूट्यूब चैनल का, अदरवाइज उस पे जो व्यूज थे दैट वाज 97,000। अरे हाँ, 97,000 व्यूज थे उस पे, जो मेरे रिवीजन बैच थी इंटरमीडिएट की। तो उसमें 97,000 व्यूज थे मेरे पास, उसके फोटोज भी है, मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे कि चलो अभी 1 लाख आने वाला है, 1 लाख आने वाला है, ऐसा मैं सोच रहा था। उसी बीच में
अपना यूट्यूब चैनल ही यूट्यूब ने थोड़ा सा क्या सस्पेंड कर दिया बिकॉज ऑफ द, अभी रीजन नहीं पता चला एग्जैक्टली क्या रीजन था, ठीक है। ऐसा वहां पे कि बहुत वहां पे उस वक्त वहां पे भीड़ आ रही ऐसा बोल रहे, बट मुझे पता नहीं फ्रैंकली रीजन क्या है। बट वो लगभग 95 to 97 के आसपास पहुंच गया था। एक्सपेक्टेड था कि 15 दिनों में वो 1 लाख क्रॉस कर देगा, ठीक है, व्यूज, क्लियर। बट वो पार्टी डिलीट होने की ठीक है। तो वो यहां पे जितना दिखता है ना उससे ज्यादा चीजें जो है ना वो वर्चुअल में चल रही, मतलब पेन ड्राइव, ठीक है, वो दिखाई नहीं देता है। पेन ड्राइव जो है वो यहां पे जो है, अब पैसे नहीं मिलते बट पेन ड्राइव ज्यादा रहता है, हाँ, नहीं तो आप बोलोगे सर पेन ड्राइव ज्यादा चलते हैं इंटरमीडिएट के लिए। पेन ड्राइव बहुत एक्सटेंड तक वहां पे सेल होते हैं, क्योंकि उस वक्त जो व्यूज आए थे, जो अवेयरनेस क्रिएट हो गया था, या जो इन शॉर्ट मेरी क्या बोलते हैं हवा नहीं, हाँ, लोग पहचानने लगे क्योंकि इतने व्यूज है, मतलब कितने लोगों ने देखा होगा वो भी अंदाजा आ ही जाता है, ये सिंपल बात है। सीए में वैसे तो स्टूडेंट्स क्या रहते हैं, कम रहते हैं, उसमें भी इतने व्यूज आ गए, ठीक है, तो वो उस वजह से वहां पे पेन ड्राइव सेल अच्छा होने लगा, ठीक है। तो मेरा 5,000 से इनकम 10,000 पे आ गया, हाँ, तो चलो सर, हमने कैलकुलेशन में पेन ड्राइव तो पकड़ा ही नहीं था जिन लोगों ने कैलकुलेशन किया पेन ड्राइव तो पकड़ा ही नहीं था, ठीक है। तो सस्पेंस है, हाँ, 10,000, 5,000 से 10,000 बोल रही उन्हें, हाँ। चलो, कोई डाउट है? कोई डाउट? ऑब्वियसली मैं ये सिस्टम फॉलो करता हूं। देखो, आपको ये 11-12 का सिलेबस है, बट इसी को ही हम लॉजिकली अच्छे से पढ़ सकते हैं। मतलब इवन मैं जो हर टाइम फॉलो करता हूं, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करूं, मतलब इवन इंटरमीडिएट में भी कोई चैप्टर स्टार्ट करूं, मैं पहले बताता हूं कि 11-12 में आपने इसे कैसे पढ़ा था, तो ताकि लिंक लग जाए। नहीं तो क्या हो जाता है, डायरेक्टली एडवांस लेवल पे जंप किया, नीचे का मिसिंग है बेस, ठीक है, आपने पढ़ भी लिया हो तो याद नहीं है, ऐसा हो जाता है। हमने कब पढ़ा था? 12 में पढ़ा था, ठीक है। अभी सर कल क्या खाया था याद नहीं है, क्या खाया था कल, ठीक है, वो भी वहां पे थोड़ा सा याद नहीं था ये बड़े लोगों को याद रहता है जो भाई भाई खाते हैं, जो घर का खाना खाते हैं उनको तो याद नहीं रहता है, वो कुछ तो भी सब्जी थी, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है अभी तक जो पढ़ा एडजस्टमेंट्स में? नाउ अभी आपको कौन सा अकाउंट बनाना है? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे क्या होगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक, आगे परचेस, आगे एक्सपेंसेस ऑन परचेस, आगे लेस परचेस रिटर्न, परचेस क्रेडिट साइड पे क्या होगा? बाय सेल्स। बाद में क्रेडिट साइड पे क्या होगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये सभी वहां पे क्या है कि आप दिखाओगे जैसे आप पहले दिखाते थे वैसा ही है, तो उसमें कोई चेंज नहीं। सिर्फ आपने लास्ट टाइम पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से बैलेंस कहां पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। वो नहीं आएगा क्योंकि इस बार आप पढ़ोगे उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं। इन केस ध्यान दो, इन केस आपको, सभी लोग ध्यान देना, इन केस आपको मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल दी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिए, बट बोला नहीं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, बोला नहीं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, तो आप क्या करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ ऐसा बोला है, तो आप क्या करोगे? वो खर्चे जो मैन्युफैक्चरिंग के वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे लेंगे। लॉजिकली आप सोचो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो खर्चे का बैलेंस है वो कहां पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बन रहा है तो आप क्या करोगे? ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे लिखेंगे। अल्टीमेटली इफेक्ट वही होता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिख के बाद में उसकी टोटल लेके डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में लाना, या फिर डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख देना, इफेक्ट क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। समझ में आया कि क्या बोल रहा हूं? ठीक है। इस वजह से अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला बट कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिए तो आप उसे लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। क्लियर? कोई डाउट है? नो? पक्का? बाद में बैलेंस शीट में मैंने आपको बोला लिक्विडिटी अप्रोच और परमानेंसी अप्रोच, याद रहेगा क्या होता है? लिक्विडिटी में पहले क्या लिखा जाता है? लिक्विड एसेट मतलब कैश, बाद में बैंक, बाद में क्या डेटर्स हो गया, ऐसे उल्टा चलता है। आपने जो फॉलो किया था आज तक वो परमानेंसी अप्रोच था। बाद में जो फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अपने सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में कौन सा फॉर्मेट
कौन सा फॉर्मेट? हॉरिजॉन्टल, जो आप अभी तक पढ़ रहे हो वही। लेकिन जब आप कंपनी में जाओगे, कंपनी अकाउंट्स, उसका फाइनल अकाउंट पढ़ोगे, वहां पे वर्टिकल आएगा। वहां पे कौन सा आएगा? वर्टिकल आएगा, जो कंपनीज एक्ट ने बताया है। क्लियर? कोई डाउट है? नो? अगर लॉस होता है तो उसका भी हमने डिस्कशन किया था, आपने कहीं पे लिखा नहीं तो यहां पे लिख लेना, वो भी एबनॉर्मल लॉस। या लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू फायर, उसमें एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? ऊपर हमने एबनॉर्मल लॉस, उसकी एंट्री क्या होगी? अब बोलो ना। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, सर पढ़ाई ना हमने, इससे क्या बोल रहे हो? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, मतलब मान लो, assume, क्या? assume that 10 lakh is, 10 लाख क्या है? लॉस। 10 लाख क्या है? लॉस। अब लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, डन, लिखा। आगे 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। आगे बोलो, इंश्योरेंस कंपनी claim of, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 8 लाख। इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया कि 8 लाख रुपए हम दे देंगे, तो आप क्या करोगे? बोलो, ये लॉस बाय फायर में से 8 लाख आने वाले, डोंट वरी। 8 लाख जो है वो आएंगे, 2 लाख क्या होगा? एक्चुअल में लॉस होगा। एक्चुअल में जो लॉस है वो कहां पे जाएगा? P&L अकाउंट में। मतलब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आने वाला है, तो आपकी एसेट है लायबिलिटी है? एसेट है। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, बराबर, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 8 लाख, P&L अकाउंट डेबिट 2 लाख। लॉस कितना एक्चुअली? 2 लाख। टू क्या? लॉस बाय फायर अकाउंट। इस तरह से आप वहां पे ट्रांसफर करोगे। इंश्योरेंस कितना? 8 है ना? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। कल लेक्चर टाइमिंग 10 बजे था ना? हम कितना? 10 से 2। करण सर बोलते हैं कभी लेते नहीं, आज तक कभी लिया है क्या? हाँ, टेंशन नहीं लेने का। हाँ हाँ, आदित्य सर को मैं बोल दूंगा कि मेरा लेक्चर है। हाँ पार्टी, पार्टी है तो इकोनॉमिक्स क्या बोल रहे हो फिर? टाइम नहीं बताया ना? मतलब मैं बोलूंगा टाइमिंग तो सर उसके ऊपर एडजस्ट कर लेंगे उनका लेक्चर। हाँ चलो, एक काम करो, ये लेक्चर करो, हमारे मॉर्निंग वाले लेक्चर करो, बाद में पार्टी करो। पार्टी करके आके इकोनॉमिक्स में बैठेंगे फिर से, क्या प्रॉब्लम है? क्या आप लोगों ने इनवाइट भी नहीं किया हम लोगों को? हाँ हाँ, ये गलत बात है यार, आप भी आ जाओ। हाँ 2, बाद में आगे लिखना। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड। टैक्स कब पे किया जाता है? इनकम हो तो।
मैं बता आप लोगों से आंसर किस टाइप का आने वाला है, टैक्स कब पे किया जाए, इनकम हो, इसलिए मैं इनकम टैक्स पे नहीं कर पाता। अरे 2.5 लाख तक आपको कुछ टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे नीचे आपका इनकम है, अगर उससे नीचे आपका इनकम है तो कोई टैक्स बनता नहीं है। इस वजह से मेरा इनकम 1,20,000, हाँ तो मुझे टैक्स देना ही नहीं पड़ता। हाँ टैक्स उतना पे कर दे, कितना 1,20,000, मतलब मेरा इनकम कितना 20-25 लाख दिखाना पड़ेगा। हाँ कुछ भी बोल रहे हो। आई एम ड्रीमिंग ऑफ 20 लाख 25 लाख कि मेरा पैकेज हो साल भर का। चलो पेन ड्राइव कितने 3-4 जाते हैं ऑनलाइन। हाँ तो हाँ ओके। आज मैं खुश था, आप लोगों ने पार्टी मांगी होती तो भी दी होती, क्योंकि कल इंटरमीडिएट का रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, लेकिन आपने मांगी नहीं तो क्यों मैं दे दो ऐसा। आपने मांगी होती अभी तक मैं दे देता, ऐसा इंटर का रिजल्ट आ गया। चलो सोल प्रोप्राइटर्स, ऐसे में कितने तो दिखा दूंगा ओके, जिनको अकाउंट एडवांस अकाउंट एग्जाम्शन ही है। इंटरमीडिएट में एग्जाम्शन लाना बहुत वैसे डिफिकल्ट है, इनके पहचान में भी बहुत है। तुम्हारे भाई ना ओके, अपना कृष्णा ना, कृष्णा बोलते हैं ना। अरे अक्षय अर्पित को क्या बुलाते हैं, काना, तो वही हुआ ना, मैं कृष्णा याद रखता हूं। वो भी साइंस साइड से था, बराबर। उसको अकाउंट एडवांस अकाउंट दोनों में भी एग्जाम्शन है, अच्छे खासे मार्क्स है मेरे हिसाब से, ठीक है। विजय सर उन्होंने बोला था कि इसके तरफ ध्यान देना, किसी भी हालत में मार्क्स अच्छे आने चाहिए अकाउंट्स में, ठीक है। तो फाइनली वो दोनों, हाँ इसको तो मैं अभी ठोकने वाला हूं, ठीक है, रुको थोड़ा। हाँ सोल और कल इसने भी पार्टी देनी चाहिए। कल इसके दोनों भाई पास हो गए, कल ही, हाँ पास हो गए ना, पार्टी देनी चाहिए, है ना। सभी सीए गए, हाँ सभी सीए, सिस्टर सीए है, मतलब विजय सर की मिसेस, ठीक है। विजय सर खुद सीए है, भाई जो है अक्षय, बाद में वो जो अर्पित, वो भी अभी सीए बनेंगे, अभी ये भी सीए कर रहा है, यहां से वहां तक सीए। हाँ नहीं। चलो अच्छी बात है, आप भी आपके भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, ठीक है, सीए में लेके आना, मेरे पास ही लेके आना फाउंडेशन के लिए, ओके। और राइट्स दे देना, इनको इतना पीटो, ठीक है, कि पढ़ाई करे और पास हो जाए, ठीक है। आपके मम्मी पापा ने राइट्स नहीं दिए, नहीं तो ठीक है आपको यहाँ पे छड़ी लेके आता मैं। हाँ तो आप लोगों के बच्चे होंगे तो आप मुझे राइट्स दोगे ना, सुत्ता सागा सरगा, हाँ ऐसा। तो चलो, इनकम टैक्स पेड इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर एंड इन केस ऑफ कंपनी। कैसे बच्चों की बात निकाली तो खुश हो गए, लाजले। हाँ चलो, हाँ बेटा तुम जिंदगी में क्या क्या बनना चाहते हो, दूल्हा। बेटा तुम जिंदगी में क्या, पापा आए पहले दूल्हा तो बनो। चलो सोल प्रोप्राइटर, एक ऐसा मैंने जोक पढ़ा था जिसमें कुछ भी पूछा तो घुमा फिरा के उसका आंसर शादी पे आता है, ठीक है। अपने मम्मी पापा के लिए क्या करना चाहते हो, बहू लाना चाहता हूं, ठीक है। जिंदगी में क्या, ठीक है, टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, हम दो हमारे दो, हाँ। तो कुछ भी घूम फिर के वहां पे क्या कि टारगेट वही सेट है, अपना टारगेट वही, जो भी करना है उसी के लिए करना है। हाँ चलो, सोल प्रोप्राइटर। अब ये बोलो इनकम टैक्स सोल प्रोप्राइटर के लिए क्या होगा और कंपनी के हिसाब से क्या होगा, ये कंपनी की ट्रीटमेंट क्या होगी, सोल प्रोप्राइटर की ट्रीटमेंट क्या होगी, ये आपको देखना है। कंपनी यहाँ पे फॉर्म भी लिख देना, फॉर्म ऑफ कंपनी, पता है क्या, बोलो
पता ही होगा, इतना टैलेंट कूट कूट के भरा, बोलो चलो। नहीं? अभी फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट है, इनकम टैक्स पे किया तो सोल प्रोप्राइटरशिप में उसे कैसे एडजस्ट करना है और फर्म पब्लिक कंपनी में उसे कैसे एडजस्ट करना है। ओके, ध्यान दो, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स जो भी प्रॉफिट होता है वो किसे मिलता है, एक ही पर्सन को। भाई वो जो टैक्स है सोल प्रोप्राइटरशिप केस में वो ओनर के ऊपर लगाया जाता है। किसके ऊपर लगाया जाता है, ओनर, बिजनेस के ऊपर नहीं लगाया जाता है, ये बात समझो, बिजनेस के ऊपर नहीं, किसके ऊपर लगता है, ओनर के ऊपर। तो ओनर जब इनकम टैक्स पे करता है तो उसे माना जाता है इट इज पर्सनल लायबिलिटी ऑफ ओनर, इस वजह से उसे ड्रॉइंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्रॉइंग। इनकम टैक्स पेड को क्या कहा जाता है, बोलो, ड्रॉइंग्स। लेकिन अगर ये फर्म या कंपनी का पे हो गया हो, वहां पे एक पर्सन नहीं था, वहां पे बहुत सारे मतलब पार्टनर्स थे, मेंबर्स थे, ओके, तो ऐसे केस में फर्म ने या कंपनी ने जब इनकम टैक्स पे किया तो हुआ क्या, ये सभी के प्रॉफिट के ऊपर दे दिया, बराबर ना। तो फर्म जो है या कंपनी जो है उसे क्या दिखाती है, एक्सपेंसेस पी&एल अकाउंट में, ड्रॉइंग नहीं, सॉरी, क्या दिखाया जाएगा, एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इस वजह से सोल प्रोप्राइटर्स में टैक्स पेड इज ट्रीटेड एज बोलो, हाँ, और यहां पे क्या होगा, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इनकम टैक्स कहां पे जाएगा, कहां पे जाएगा, P&L अकाउंट में जाएगा। इनकम टैक्स कहां पे जाएगा, P&L अकाउंट। और ड्राइंग कहां से, ड्राइंग क्या होगा, डिडक्ट फ्रॉम कहां से, कैपिटल, डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। डन, डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। और कहां पे जाएगा ये, P&L अकाउंट में चला जाएगा। तो इस तरह से यहां पे अगर टैक्स पे किया तो आपको देखना पड़ेगा कि वो कंपनी है कि सोल प्रोप्राइटर है। कंपनी हो तो P&L अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, टैक्स पेड। ओके, आप देखो प्रोविजन फॉर टैक्स आपने बनाया था क्या आज तक 11-12 में, क्यों नहीं बनाया था, अभी आगे बनाओगे, आप आगे बनाओगे, क्योंकि आज तक आपको सोल प्रोप्राइटर के लिए क्या बनता था, सॉरी, किसकी अकाउंटिंग चलती थी, सोल प्रोप्राइटर। तो सोल प्रोप्राइटर के लिए वो क्या है, ड्राइंग है ना, बिजनेस का खर्चा ही नहीं। तो होने वाले खर्चे के लिए हम क्या बनाते, बिजनेस के खर्चे के लिए प्रोविजन बनाते हैं। तो वहां पे तो ड्राइंग है, इस वजह से वहां पे क्या किया जाता था, कोई प्रोविजन उसके लिए आज तक आपने नहीं बनाई थी। लेकिन आगे से ये क्या माना जाता है, क्या माना जाता है, फर्म के लिए और कंपनी के लिए बिजनेस एक्सपेंस माना जाता है। तो जब आपको 31 मार्च को आपको पता होता है कि नहीं कि टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, 31 मार्च के बाद में देते हैं, पर 31 मार्च के दिन पता होता है कि नहीं टैक्स देना पड़ेगा या नहीं। यस, आपने साल भर में कितना इनकम कमाया या आपको आइडिया होती है, मतलब सिंपली समझ में आता है, लास्ट ईयर इतना इनकम था तो इतना टैक्स देना पड़ा, इस साल इनकम बढ़ गया कम हो गया तो कितना अंदाजा टैक्स देना पड़ेगा, ये आपको अंदाजा पहले ही पता चलता है। तो आप क्या करते हो, उसके लिए प्रोविजन बनाते हो, और प्रोविजन बनाई तो वन सेकेंड वही प्रोसेस स्टार्ट होती है। लेकिन ये इनकम टैक्स हमेशा क्या समझना है, एक्सपेंसेस समझना है, और वो क्या हो जाता है, P&L अकाउंट को डेबिट हो जाता है। और आपने इसके लिए अगर प्रोविजन बनाई हो तो प्रोविजन बनाई हो
तो पीएनएल अकाउंट या प्रोविजन से पे होगा, प्रोविजन से। मतलब पहली एंट्री आपने करके रखी लास्ट ईयर, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। इस साल जब आप टैक्स दोगे तो एंट्री क्या करोगे, कहां से जाएगा, प्रोविजन निकाल के रखा ना, कहां से जाएगा, प्रोविजन से, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। याद रखना हर एक बार वही एंट्री होती है, समझे टैक्स का। फिर से सोल प्रोप्राइटरशिप में टैक्स क्या माना जाएगा, पर्सनल एक्सपेंस या बिजनेस एक्सपेंस, पर्सनल, तो उसे क्या कहा जाएगा, ड्राइंग। एंट्री की तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ड्राइंग अल्टीमेटली कहां से माइनस होता है, कैपिटल से। ओके, और अगर कंपनी और फर्म हो तो क्या, बिजनेस एक्सपेंसेस, क्या माना जाता है, बिजनेस एक्सपेंस। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट, वो कहां पे जाएगा, पीएनएल अकाउंट लिखा है मैंने वहां पे, टू बैंक अकाउंट। क्लियर। ओके, तो एडजस्टमेंट में कोई डाउट है, नहीं, टाइम है ना अपने पास, पक्का अपने पास टाइम है ना, पक्का अपने पास टाइम है ना। मैम चलो कोई बाय बोलता ही नहीं, बाय बोलो, बाय। कितने खुश है, जल्दी छोड़ रहे तो